स्वागत है आप सभी का दर्पण सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम डिस्कस करेंगे डे 54 डेली मेंस क्वेश्चंस के आंसर। तो जैसा कि आपको दिख रहा है स्क्रीन पे डे 54 डेली मेंस क्वेश्चंस। तो डे 54 में 3 नंबर के 5 क्वेश्चन दिए गए थे, 3 नंबर के 5 क्वेश्चन दिए गए थे और 5 नंबर के 3 क्वेश्चन दिए गए थे। 5 नंबर के 3 क्वेश्चन दिए गए थे और 11 मार्क्स का एक क्वेश्चन दिया गया था। तो पहले हम इन क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं कि क्वेश्चन क्या दिए गए हैं, इसके बाद हम इनके आंसर पर चलेंगे। तो 3 नंबर का जो क्वेश्चन दिया गया था पहला वाला कि रामगढ़ विषधारी राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा दिया गया है कानकुन सम्मेलन, तीसरा मिशन इनोवेशन, चौथा वियना कन्वेंशन और पांचवा पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, है ना। और 5 नंबर के क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन दिया गया है घास परितंत्र का वर्णन करते हुए इसके प्रकारों को लिखें। और दूसरा क्वेश्चन है भारत में आर्द्रभूमि में कमी आने के कारणों को स्पष्ट करें। तीसरा क्वेश्चन है 5 नंबर का जो है सामाजिक वानिकी पर टिप्पणी लिखे, सामाजिक वानिकी योजना पर टिप्पणी लिखना था। और 11 मार्क का जो क्वेश्चन है कि भारत की विभिन्न समस्याओं के निवारण में जैव प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका है, जैव प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका समस्याओं के निवारण में तथा इसके विकास में क्या क्या चुनौतियां हैं, विकास में हमको चुनौतियां लिखना है और इसका समाधान प्रस्तुत करना है। कुल मिला के एक प्रश्न के कितने पार्ट है, 3 पार्ट हमको कवर करने हैं। तो ये हमारे हुए प्रश्न। इनके उत्तर डिस्कस करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें और बता दूं जो आपके लिए तैयारी संबंधित बेहद ही उपयोगी साबित हो सकती है। तो पहला है इसके अलावा जो डे बाय डे का हमारा मेंस क्वेश्चन प्रोग्राम जो चलाया जा रहा है, इसके अलावा है जो MPPSC प्री के लिए चलाया जा रहा है। MPPSC प्री के लिए रोज ही 25 क्वेश्चंस दिए जाते हैं प्रैक्टिस के लिए, 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिए जाते हैं आपको, जिसका उसका PDF डिस्कशन भी, मतलब PDF में आपको लिखा हुआ मिलेगा रिटन डिस्कशन, और दूसरा YouTube में डिस्कशन भी इसका अपलोड किया जाता है। तो ये आप दोनों ही देखें और जिस भी मोड में आपको अच्छा लगता है कि PDF से आप पढ़ना चाहते हैं और या फिर YouTube में डिस्कशन देखना चाहते हैं, वैसा ही आप देख लें। और दूसरी बात है इकोनॉमिक्स की क्लास, हमारे यूट्यूब चैनल पर इकोनॉमिक्स की प्रॉपर क्लास चल रही है जो न्यू सिलेबस पर आधारित है, तो उसे भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। उसका टॉपिक बाय टॉपिक बहुत सारे एपिसोड अपलोड कर दिए गए हैं, तो उन्हें आप देखना बिल्कुल ना भूलें। और डे 54 डेली मेंस आंसर राइटिंग के पहले भी कई डेज के आ चुके हैं क्वेश्चन आंसर डिस्कशन, तो उन्हें भी आप एक बार जाके विजिट कर लें और उन्हें भी देख लें, ताकि आपकी तैयारी जो है डे बाय डे के लेवल पर एक सीरीज बाय सीरीज चलती जाए, है ना। तो ये तो हमारा ये हुआ। और इसके अलावा 2000 क्वेश्चन आंसर डिस्कशन, है ना। क्वेश्चन आंसर जो फॉर्मेट होता है, एक मॉडल आंसर क्वेश्चन फॉर्मेट होता है, उसके प्रश्न और आंसर की बुकलेट जल्द ही हमारे उसमें अपलोड कर दी जाएगी, आने वाली है। तो अगर वो आप लेना चाहते हैं तो ये भी परचेज कर सकते हैं, थोड़े दिन बाद ही ये आ जाएगी। तो आप चलते हैं हम लोग इसके आंसर पर। तो पहला क्वेश्चन दिया गया था रामगढ़ विषधारी राष्ट्रीय उद्यान, रामगढ़ विषधारी जो राष्ट्रीय उद्यान है इसे 52वां राष्ट्रीय उद्यान है, ये टाइगर रिजर्व है ना, ये 52वां टाइगर रिजर्व इसे घोषित किया गया है रामगढ़ विषधारी राष्ट्रीय उद्यान को, और ये 2021 में इसे घोषित किया गया है। इसकी स्थिति कहाँ है, इसकी स्थिति है राजस्थान में। कुल राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या, यह राष्ट्रीय उद्यान नहीं होगा, टाइगर रिजर्व की संख्या है ना, टाइगर रिजर्व की संख्या कितनी है, 52 है। कुल टाइगर रिजर्व की संख्या, यहाँ थोड़ा सुधार लेंगे कि कुल टाइगर रिजर्व की संख्या कितनी है, भारत देश में 52 हो चुकी है। और 52वां कौन सा है, तो रामगढ़ विषधारी राष्ट्रीय उद्यान 52वां है, जिसे 2021 में घोषित किया गया है। दूसरा क्वेश्चन हमारा जो दिया गया था कानकुन सम्मेलन, तो कानकुन सम्मेलन कब हुआ था, तो कानकुन सम्मेलन हुआ था 2010 में, 2010 में हुआ था। स्थान कानकुन मैक्सिको में। इसमें ग्रीन क्लाइमेट फंड की स्थापना की गई थी तथा REDD को बढ़ावा दिया गया था, REDD+, है ना, इसको बढ़ावा दिया गया था, है ना। तो इसे हम तीन नंबर के हिसाब से इस प्रकार से लिख सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि मिशन इनोवेशन क्या है, विश्व की 20 बड़ी अर्थव्यवस्था द्वारा शुरू किया गया। विश्व की जो 20 बड़े देश हैं उनकी अर्थव्यवस्था
20 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं द्वारा शुरू किया गया है। ये किस लिए शुरू किया गया? स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए। और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा किस प्रकार से दिया जाएगा? तो सार्वजनिक निजी भागीदारी से, है ना, सार्वजनिक और निजी भागीदारी से उसको बढ़ावा दिया जाएगा, है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया था वियना कन्वेंशन। वियना कन्वेंशन ओजोन परत सुरक्षा से संबंधित है ना। ये 1985 में हुआ था। कब हुआ था ये वियना कन्वेंशन? 1985 में। ओजोन परत सुरक्षा हेतु पहला सम्मेलन है ना। ओजोन परत की सुरक्षा को लेकर के पहला कन्वेंशन था ये। और इसमें निर्णय क्या लिया गया था? तो इसमें देखा गया कि CFC जो है, CFC है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वो ओजोन परत को क्या कर रही है? क्षरित कर रही है ना, CFC। तो उसके प्रयोग में कमी लाना इसमें निर्णय लिया गया था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा फैक्चुअल टाइप से था कि पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? पारिस्थितिकी है ना, ये पारितंत्र की बात नहीं कर रहा है, पारिस्थितिकी की बात कर रहा है। पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अर्नेस्ट हेकल ने किया था। अगर बोले पारिस्थितिक तंत्र की स्थापना प्रयोग किसने किया था, शब्द का प्रयोग? तो टांसले ने किया था, है ना, टांसले ने किया था। लेकिन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किसने किया था? अर्नेस्ट हेकल ने किया था, है ना। तो इस प्रकार हमारे होते हैं 3 नंबर के क्वेश्चन, जिन्हें हमें 10 शब्दों में लिखना होता है, केवल 10 शब्दों में ही लिखना होता है ना। अब हम चलते हैं 5 मार्क्स के क्वेश्चन में। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है घास परितंत्र का वर्णन करते हुए इसके प्रकारों को लिखें, है ना। हमें घास परितंत्र का वर्णन करना है और इसके प्रकारों को लिखना है। तो पहला हमने घास परितंत्र लिखा है ना, कि वह क्षेत्र जहाँ वर्षा कम मात्रा में होती है ना, बाकी क्षेत्रों से कम मात्रा में होती है, जो वृक्षों की वृद्धि में सहायक नहीं होती है, वहाँ घास परितंत्र पाया जाता है ना। जैसे कि विश्व में विभिन्न प्रकार के घास मैदान पाए जाते हैं ना, तो वो हमारे होते हैं घास परितंत्र, उन्हें कहते हैं, है ना। तो घास परितंत्र उन्हें कहते हैं। घास परितंत्र के प्रकार क्या होंगे? तो अर्धशुष्क होता है। कौन सा होता है? अर्धशुष्क और मध्य अक्षांशी घास के प्रकार होते हैं ना। अर्धशुष्क और मध्य अक्षांशी घास के प्रकार होते हैं। तो अर्धशुष्क में क्या होता है? ये छोटे घास के मैदान होते हैं ना, ये अपेक्षाकृत छोटे घास के मैदान होते हैं। जैसे कि रूस में स्टेपी का मैदान है रूस में, है ना। दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड, है ना। और मध्य अक्षांशी जो होते हैं ये लंबे सघन घास के मैदान होते हैं। मतलब अर्धशुष्क से ज़्यादा ये लंबे होते हैं और सघन भी होते हैं, है ना। मतलब इस पर डेंसिटी ज़्यादा पाई जाएगी। तो जैसे यूएसए में क्या है? प्रेयरी, है ना। और दक्षिण अमेरिका में पंपास। दक्षिण अमेरिका में कौन सा है? पंपास, है ना। तो इस प्रकार से हम लोग इसको क्या कर दिए? इसके प्रकार भी लिख दिए। तो घास परितंत्र हम इसके प्रकार लिख दिए। इतनी ही स्पेस है, इतना ही लिख सकते हैं हम, है ना। और आगे जो है कि भारत में आर्द्रभूमि में कमी आने के कारणों को स्पष्ट करें। तो भारत में आर्द्रभूमि में कमी क्या आ रही है? तो भारत में कुल आर्द्रभूमि का क्षेत्रफल कितना है? 4.63% है, परंतु लगातार इसमें कमी आ रही है। हमने एक डाटा दिया और उस डाटा से हमने क्या लिख दिया? इंट्रो लिख दिया, है ना, इंट्रोडक्शन लिख दिया। और इसमें कमी आने के क्या कारण है? आर्द्रभूमि में कमी आने के कारण आर्द्रभूमि में खनन गतिविधियों को बढ़ाना, है ना। आर्द्रभूमि में जो खनन गतिविधियां बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से आर्द्रभूमि में कमी आ रही है। अति मत्स्यन, मतलब बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है? मछली पालन हो रहा है, मतलब मछलियों को वहाँ से निकाला जा रहा है ना। एवं पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा। अगर आर्द्रभूमि में पर्यटन बढ़ जाएगा तो वहाँ मानवीय हस्तक्षेप भी बढ़ जाएगा, और मत्स्यन अगर बढ़ेगा तभी मानवीय हस्तक्षेप बढ़ेगा। और जैसे ही जिस जगह पर प्राकृतिक स्थल पर अगर मानवीय हस्तक्षेप बढ़ने लगता है तो उसमें क्या होने लगता है? उसमें कमी आने लगती है या फिर उसका ह्रास होने लगता है ना। तो ये अति मत्स्यन एवं पर्यटन, इसी वजह से ही आर्द्रभूमि में कमी आ रही है। तीसरा है पेस्टिसाइड, उर्वरकों आदि का प्रयोग, है ना। अगर हम आर्द्रभूमि में, है ना, मान लीजिए कि आर्द्रभूमि में नहीं भी कर रहे हैं, लेकिन आर्द्रभूमि के आसपास वाले क्षेत्रों में खेती जहाँ हो रही है वहाँ पेस्टिसाइड का प्रयोग हो रहा है, उर्वरकों का प्रयोग हो रहा है, तो फाइनली जब वो पानी गिरता है तो वो पानी जो है वो बह करके कहाँ आता है? आर्द्रभूमि में आता है। और फिर वो वहाँ वहाँ की डाइवर्सिटी जो है वो कमी आने का एक कारण बनती है ना। तो ये तीसरा कारण हुआ हमारा मृदा अपरदन, है ना। चौथा कारण क्या है? मृदा अपरदन। मृदा अपरदन से भी आर्द्रभूमि जो है उसमें कमी आ रही है ना। बांधों एवं समुद्री दीवारों का बनाया जाना। अगर हम बांध एवं समुद्री दीवार बना देंगे तो क्या होगा? तो ये होगा कि वहाँ का जो पानी है वो क्या होने धीरे धीरे सूखने लगेगा और आर्द्रभूमि
में कमी आती जाएगी, है ना। तो ये हमारा हुआ आर्द्र भूमि में कमी आने के कारण। इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सामाजिक वानिकी पर टिप्पणी लिखें। जो सामाजिक वानिकी योजना है उस पर हमें टिप्पणी लिखना है। तो इसका प्रारंभ कब हुआ था? इसका प्रारंभ हुआ था 1976 में। तो प्रारंभ हमने लिख दिया 1976 में। लोगों द्वारा लोगों के लिए वानिकी कार्यक्रम है। जिस प्रकार लोकतंत्र की परिभाषा हम लिखते हैं कि लोगों के द्वारा लोगों के लिए, है ना, बनाया गया तंत्र जो होता है वो लोकतंत्र होता है, उसी प्रकार से उसी के तर्ज पर ये जो सामाजिक वानिकी योजना चलाई गई है कि लोगों के ही द्वारा लोगों के लिए वानिकी कार्यक्रम है। मतलब ये वन डेवलप करना है इसमें, है ना, पेड़ पौधे लगाना है, वन डेवलप करना है। तो ये वन कई प्रकार से हो सकते हैं, हो सकता है खेत में लगे वन हो सकता है किसी बंजर भूमि में लगे वन हो, और हो सकता है अपने घर के आसपास लगे वन हो, है ना। तो यह पौधारोपण की ऐसी पद्धति है जो परंपरागत वनों एवं स्थापित वनों को लोगों व सरकारों को निजी अथवा सार्वजनिक भूमि पर पेड़ लगाने को प्रोत्साहित करती है ना। कि परंपरागत वन है जो, है ना, उस पर भी, और स्थापित वनों को लोगों व सरकारी निजी, मतलब लोगों को भी, है ना, लोगों को भी सरकारी व निजी भूमि पर, सरकारी या निजी भूमि पर, मतलब वो खुद की भूमि पर भी लगा सकते हैं और सरकार की भूमि पर भी लगा सकते हैं। मतलब कुल मिला के इसका उद्देश्य ये है कि वन लगने चाहिए, पेड़ जो है वो लगने चाहिए, है ना, सामाजिक वन की योजना में, है ना। इसके प्रोत्साहन हेतु ये चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत 3 वानिकी योजनाएं हैं। कृषि वानिकी, है ना, कृषि के साथ साथ जो की जाती है, सामुदायिक वानिकी योजना और सार्वजनिक वानिकी योजना। तो इसके अंतर्गत 3 वानिकी योजनाएं चलाई जा रही हैं। तो ये हमारा वो सार्वजनिक वानिकी योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की विभिन्न समस्याओं के निवारण में जैव प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका है तथा इसके विकास में क्या चुनौतियां उपस्थित है, इनका समाधान प्रस्तुत करें, है ना। तो पहले हम जब हम 11 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, जब हम 11 मार्क्स का क्वेश्चन लिखते हैं तो उसमें थोड़ा एक फॉर्मेट अपनाना बेहद ज़रूरी है एक आदर्श उत्तर लिखने के लिए, है ना। तो उसमें पहले हम क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन लिखते हैं, है ना, और उसके बाद क्वेश्चन की जो मेन डिमांड होती है बॉडी, है ना, वो लिखते हैं, और इसके बाद हम क्या लिखते हैं, कंक्लूजन लिखते हैं, है ना। तो हमने पहले क्या लिखना है, हमें पहले लिखना है इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन जैव प्रौद्योगिकी के बारे में क्वेश्चन है, इसलिए हम इंट्रोडक्शन भी जैव प्रौद्योगिकी के बारे में लिखेंगे, है ना। तो जैव प्रौद्योगिकी सूक्ष्म जीवों, पदार्थों तथा पशु आदि सजीव पदार्थों को इस प्रकार से प्रयोग करना है जिसे मानव अपने मनोवांछित उद्देश्य को पूरा कर सके, है ना। जैव प्रौद्योगिकी में सूक्ष्म जीव, है ना, सूक्ष्म जीव के जो पदार्थ होते हैं उनको पशुओं आदि सजीव पदार्थों को इस प्रकार से प्रयोग करना है जिसमें मानव अपने मनोवांछित उद्देश्य को पूरा कर सके, जो उसके मनोवांछित जो वो करना चाहता है वो उसके उद्देश्य को पूरा कर सके, है ना। तो हमने तो दे दी जैव प्रौद्योगिकी की परिभाषा, और उसमें हमने लिखा है विभिन्न समस्याओं के निवारण में किस प्रकार से जैव प्रौद्योगिकी सहायक है। तो पहला है खाद्य सुरक्षा, है ना। खाद्य सुरक्षा में क्या है, जैव प्रौद्योगिकी से खाद्य सुरक्षा में बढ़ोतरी होती है। जैसे जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज जो होते हैं ना, हमारे जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज होते हैं, जो आजकल हाइब्रिड बीज भी आने लगे हैं ना, हाइब्रिड बीज, उसमें कहीं ना कहीं जैव प्रौद्योगिकी का कहीं ना कहीं नहीं, वो पूरा ही जैव प्रौद्योगिकी की वजह से हाइब्रिड बीज का उत्पादन हो सका है, हम उसे बना सके हैं। और उससे क्या होता है, उससे पोषक है ना, पोषक की मात्रा बीजों में, है ना, पोषक की मात्रा फसलों में ज़्यादा हो गई है, और उसका उत्पादन क्षमता ज़्यादा हो गई है ना। और क्या होता है कि विपरीत परिस्थितियों में वो झेलने के लिए ज़्यादा अनुकूल हो जाते हैं। तो इस प्रकार से वो हमारी खाद्य सुरक्षा का समाधान प्रस्तुत कर रहा है ना, खाद्य सुरक्षा का क्या हो रहा है, समाधान हो रहा है। और दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा पॉइंट है कि पर्यावरण प्रदूषण, जैव ईंधन, है जैव प्रौद्योगिकी जो है उसका प्रयोग करके हमने जैव ईंधन बनाया है ना। बायोइथेनॉल, बायोडीजल का प्रयोग कर एवं जैविक उपचार से अपशिष्ट प्रबंधन जैव उपचार से करना, है ना। जैव उपचार से हम अपशिष्ट प्रबंधन करेंगे जिसके कारण वो अपशिष्ट जो है वो प्रदूषण में अपनी भागीदारी नहीं निभाएगा या बहुत कम ही निभाएगा, है ना। और जैव ईंधन का हम उसमें से निकालेंगे, है ना, जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से, जिससे हमारा क्या होगा कि जो जीवाश्म ईंधन है उससे जो हमारा नुकसान हो रहा था, उससे जो प्रदूषण हो रहा था वो क्या होगा, कम होगा, है ना। तो ये हमारा वो पर्यावरण प्रदूषण में समाधान बनकर जो उभरा है। और तीसरा है स्वास्थ्य उपलब्धता, सबसे बड़ी उपलब्धता जो है स्वास्थ्य उपलब्धता है। जैविक औषधियों के प्रयोग से, है ना,
जैविक औषधियाँ जो है उनके प्रयोग से हमको जैव प्रौद्योगिकी जो है उससे हमको जैविक औषधियाँ बनाई हैं हमने और उनका प्रयोग करते हैं, है ना। तो पहला तो ये वो प्रतिजैविक के निर्माण में, है ना, विभिन्न प्रतिजैविकों का निर्माण किया हुआ है। स्टेम सेल थेरेपी, है ना, स्टेम सेल थेरेपी से कोई भी अंग हम विकसित कर सकते हैं, है ना, जैसे ट्रांसप्लांट, है ना, अगर किसी व्यक्ति का कोई अंग खराब हो गया है तो उससे हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बड़ी उपलब्धता है जैव प्रौद्योगिकी की, है ना। और चौथा हमारा है जलवायु परिवर्तन की समस्या, है ना। जलवायु परिवर्तन की समस्या टेम्परेचर बढ़ने के कारण हो रही है और प्रदूषण के कारण हो रही है ना। तो इसी प्रकार से इस समस्या का समाधान बन के कैसे उभरा है, तो जैविक उर्वरक, है ना, जैविक उर्वरक जो होते हैं वो मतलब नुकसानदायक कम होते हैं, कम नुकसानदेह होते हैं या फिर नहीं होते हैं। जैविक ऊर्जा मृदा की उत्पादकता एवं कृषि के स्वरूप में परिवर्तन के निवारण में सहायक है ना। जैविक उर्वरकों का प्रयोग हम करेंगे तो वो हमारे प्रदूषण में नगण्य योगदान रखते हैं और जैविक ऊर्जा का प्रयोग करके, है ना, मृदा की उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है और कृषि के स्वरूप में परिवर्तन के निवारण में कृषि का स्वरूप जो है वो वही बना रहेगा जो हमारा पहले से चला आ रहा है, मतलब उसके स्वरूप में परिवर्तन नहीं होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से जलवायु परिवर्तन रुक जाएगा, है ना, मतलब मृदा खराब नहीं होगी, है ना, और हमारा कृषि फसल चक्र जो है वो एक निश्चित चक्र पे चलता रहेगा, है ना। तो ये हमारा हुआ कि किस प्रकार से समाधान बनकर उभरी है। अब जैव प्रौद्योगिकी के विकास में सहायक, है ना, एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या था। तथा इसके विकास में क्या चुनौतियां उपस्थित हैं, इनका समाधान प्रस्तुत करें, है ना। क्या इनके विकास में क्या क्या चुनौतियां उपस्थित हैं वो हमको लिखना है। तो चुनौतियां ये है, पहला है अनुसंधान एवं विकास में कमी, है ना। जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास कम हो रहा है ना। तो जैसे वर्तमान आवश्यकता जो है कि उसमें अनुसंधान एवं विकास बहुत ज़्यादा होने चाहिए, क्योंकि मानव की आवश्यकताएं लगातार बढ़ती ही जा रही हैं, क्योंकि समस्याएं बढ़ती जा रही हैं ना। तरह तरह की बीमारियां, जैसे अभी महामारी कोरोना, है ना, कोविड आ गया, तो इसी प्रकार की बीमारियां, कई बीमारियां हैं जो एक महामारी का रूप लेती जा रही हैं। जैसे कि अभी हाल ही में कौन सा डेंगू भी फैला है ना, मतलब वो महामारी का तो रूप नहीं लिया है अभी, लेकिन लगभग, है ना, कि उसके केसेस ज़्यादा हो रहे हैं। तो इसमें हम क्या करना चाहिए, अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना चाहिए, है ना। तो बढ़ावा नहीं हो रहा है, ये हमारी एक चुनौती है। दूसरा, जीडीपी में मात्र 0.67% का योगदान है, मतलब सिर्फ इतना जैव प्रौद्योगिकी के अनुसंधान के लिए मिल रहा है, जो बेहद ही कम है। दूसरा है बाजारीकरण का अभाव। अगर जैव प्रौद्योगिकी में अनुसंधान हो भी जाते हैं, है ना, उसमें कोई रिसर्च कर भी ली जाती है तो उसका बाजारीकरण का अभाव है ना। और लैंड टू लैब कनेक्शन में कमी, है ना, मतलब ये है कि लैब में तो बहुत सारी रिसर्च हो रही है, बहुत सारी जांच हो रही है ना, अनुसंधान हो रहे हैं, विकास हो रहा है, लेकिन वो लैंड तक नहीं आ पा रहा है, वो मतलब कि वो आधार स्थल तक नहीं आ पा रहा है, लोगों के उपयोग में नहीं आ रहा है, वो सिर्फ रिसर्च लैब तक ही सीमित हो जा रही है। तो हमें क्या करना है, हमें लैंड का कनेक्शन लैब से करना है। मतलब अगर कोई भी अनुसंधान लैब में हो रहा है तो उसे फॉलो भी कराना है, कहाँ, अपने ग्राउंड लेवल पर फॉलो कराना है ना, लोगों को उसको बताना है और उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना है ना। और चौथा क्या है, नियामक एजेंसियों में समन्वय की कमी। जो जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो भी नियामक एजेंसियां हैं उसमें समन्वय नहीं है ना, उनमें समन्वय की कमी है ना। और पांचवा है जागरूकता का अभाव। जैव प्रौद्योगिकी लोग जानते ही बहुत बहुत कम लोग ही जानते हैं जैव प्रौद्योगिकी क्या होता है ना। तो जागरूकता का उसमें अभाव है कि जैव प्रौद्योगिकी से बनी चीज़ें अच्छी होती हैं कि बुरी होती हैं, तो उसमें जागरूकता का अभाव है। तो ये हमारी हो गई चुनौतियाँ कि जैव प्रौद्योगिकी के विकास में क्या क्या चुनौतियाँ हैं। तो चुनौतियाँ तो हैं, तो उसके लिए कुछ ना कुछ समाधान होना ही चाहिए, है ना, ताकि उन चुनौतियों से निपटा जा सके। तो ये समाधान है कि स्पष्ट रणनीति एवं वैधानिक ढांचे का निर्माण। अगर गवर्नमेंट, है ना, और गवर्नमेंट जो है स्पष्ट रणनीति बनाए, है ना, मतलब जैव प्रौद्योगिकी के लिए स्पष्ट रणनीति बनाए कि उसमें अनुसंधान होगा, रिसर्च होगी, और फिर उसका जो भी रिसर्च से हमें रिजल्ट निकलेगा उसको मतलब ग्राउंड लेवल पर हम फॉलो करवाएंगे या फिर वहाँ देखेंगे, है ना। तो ये एक स्पष्ट रणनीति वैधानिक ढांचे का निर्माण करना चाहिए। दूसरा है नवाचारों को बढ़ावा देना एवं उद्योगों से संबंध, है ना, नवाचारों को बढ़ावा देना, लगातार नई नई चीज़ों को बढ़ावा देना चाहिए और उद्योगों से संबंध होना चाहिए। जो उद्योग हैं उनमें ही जैव प्रौद्योगिकी का प्रयोग
होना चाहिए, है ना। मतलब जैव प्रौद्योगिकी में जो भी अनुसंधान रिसर्च हो रही है वो उद्योगों तक पहुंचाएं, ताकि उद्योग जो है उसमें नवाचार कर अपनी वस्तुओं को जैव प्रौद्योगिकी के लेवल पर भी उत्पादित कर सकें, है ना। और तीसरा है कि जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में मापन पूंजी का निर्माण, है ना, कि जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक लिमिटेड हमको क्या देना है, पूंजी देना है ना, सरकार के द्वारा। चौथा क्वेश्चन है, सरकार के द्वारा जैव प्रौद्योगिकी विकास हेतु तो व्यापक कार्यक्रमों को अपनाया, है ना, अपनाया जाना, यहाँ पर जाना होगा, है ना, कि सरकार द्वारा जैव प्रौद्योगिकी के विकास के लिए कार्यक्रमों को, व्यापक कार्यक्रमों को अपनाया जाना चाहिए, ताकि जैव प्रौद्योगिकी का विकास जो है वो सुनिश्चित रूप से एक रणनीति में हो सके और उसका ग्राउंड लेवल पर क्रियान्वयन हो सके, है ना, लोगों द्वारा अपनाया जाए, है ना, ताकि जैव प्रौद्योगिकी के जो समाधान, जैव प्रौद्योगिकी जिन समस्याओं का समाधान बनकर उभरी है वो वहाँ फॉलो हों, है ना। तो अतः हम लिख सकते हैं, तब ये कंक्लूजन लिखेंगे कि जैव प्रौद्योगिकी वर्तमान में तथा निकट भविष्य में अनेक समस्याओं का समाधान बनकर उभरेगी। मतलब जैव प्रौद्योगिकी जो है वो लगातार ही क्या कर रही है, विकास कर रही है, और अभी वर्तमान में भी और निकट भविष्य में भी अनेक समस्याओं का समाधान बनकर उभरेगी, है ना। तो इस प्रकार हमारा होता है 11 मार्क्स का क्वेश्चन। तो आज के हमारे होते हैं डे 54 डेली मीन्स आंसर राइटिंग प्रोग्राम। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे इसी तरह की वीडियो जब आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, है ना। और इसी प्रकार से अगर आपको कोई इसमें डाउट होता है या फिर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन पर हमारे लिख करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं और अपना डाउट वहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, आपका डाउट वहाँ सॉल्व किया जाएगा, है ना। तो आज का होता है, धन्यवाद। पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए।